देखो यहाँ पे एक चीज पढ़ेंगे हम लोग। कल पढ़े थे हम लोग अभिक्रिया। अभिक्रिया किसको कहा जाता है? जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ भाग लेता है तो क्या कहलाता है वो? अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेकर के नया पदार्थ बनाता है, तीसरा पदार्थ बनाता है तो क्या कहलाता है? अभिक्रिया। और समीकरण किसको कहा जाएगा? समीकरण किसको कहा जाएगा? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को सूत्रों या संकेतों के द्वारा दर्शा देंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा? समीकरण। उसी को क्या कहा जाएगा? समीकरण। बताओ समीकरण के को भाग होता है? दो गो। समीकरण किसको कहा जाएगा? जब सूत्रों या संकेतों को दर्शा देंगे संकेतों द्वारा तो उसी को कहा जाएगा समीकरण। समीकरण के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है अभिकारक या अभिकर्मक। अभिकारक या अभिकर्मक। अभिकारक या अभिकर्मक। दूसरा क्या होता है? उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या, याद हो जाएगा कितना भाग हो गया? अभिकारक या अभिकर्मक। अब अगला आता है, देखो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देते हैं हमको H2 अब प्लस O2, तो ये गिवन में क्या देगा? H2O NaOH NaOH अब प्लस HCl, तो ये देगा आपको NaCl प्लस H2O। तो देखो अब बता सकते हो इसमें से कोई कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है? कौन है? इस तरफ वाला ये क्या कहलाएगा आपका? अभिकारक। ये क्या कहलाएगा आपका? जिससे मिल करके समीकरण बनता है उसी को क्या कहा जाता है? अभिकारक। और जो लास्ट में बनता है उसी को क्या कहा जाएगा? उत्पाद। उसी को क्या कहा जाएगा? उत्पाद या प्रतिफल। नहीं कहते जस करनी तस भोगन ताता, नरक जात तो क्यों पछताता। तो ये प्रतिफल है। जैसा ये इधर डालिएगा प्रोडक्ट वैसा ही उधर निकलेगा, और ये जो बनेगा ये क्या कहलाएगा? प्रतिफल। ये पूरे को क्या कहा जाएगा? रासायनिक समीकरण। पूरे को क्या कहा जाएगा? रासायनिक। इसमें क्या कहलाएगा? उसमें अभिकारक। ये क्या कहलाएगा आपका? अभिकारक या एक और नाम है इसका अभिकर्मक। अभिकारक या ये क्या कहलाएगा बचवा? उत्पाद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? उत्पाद या प्रतिफल। अब एक बात और आता है, देखो रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। अगला आता है रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, कैसे इसको लिखा जाएगा? कोई तो तरीका होगा ना लिखने का। तो देखो रासायनिक समीकरण में सबसे पहले लिखने का नियम ये आता है, बीएम क्वेश्चन है सब। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम बताइए। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले उसके हम देखेंगे कि वो कौन कौन सा उसमें पदार्थ भाग ले रहा है, तब ना लिखेंगे। उन पदार्थों के संकेतों को या सूत्रों को एक तरफ लिखा जाता है। एक तरफ लिख देंगे। जैसे हम लोग जैसे कि बना रहे हैं अभिक्रिया यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे मान लो कि कोई बोलेगा रासायनिक समीकरण लिखिए, अब बोल देगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके पोटेशियम कोई बताएंगे क्या बनेगा? पोटेशियम क्या बनाएगा? जल तो बनी भी करेगा पोटेशियम के साथ में, हाँ सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट और
जल बनाता है। अब देखो रासायनिक समीकरण के नियम क्या है लिखने का, एकदम आसान नियम है। सबसे पहले दिए गए उत्पाद के सूत्रों और संकेतों को एक तरफ लिखते हैं। तो उत्पाद में क्या है बैठा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र में क्या लिखेंगे, के हो गया। अब ये आपको बनाने के लिए हम सिखा चुके हैं पहले वीडियो में, आप पीछे से वीडियो देख सकते हैं पूरा खोल के, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे KOH, इसके बाद में ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO। सबसे पहले दिए गए समीकरण के उत्पाद को सूत्रों या संकेतों के रूप में एक तरफ लिख लेंगे। उसके बाद बने प्रतिफल को हम दूसरे तरफ उसके सामने लिखेंगे। तो क्या क्या बना है, पोटेशियम सल्फेट K2SO अब प्लस जल यानी कि H2O जल, हाँ H2SO4। आई बीच में तीर का निशान दिया जाता है। बीच में किसका निशान दिया जाता है, अब देखो ये तीर का निशान में तीर के तरफ प्रतिफल होता है। तीर के तरफ क्या होता है, और उसके पूंछ भाग की तरफ, ये तीर का तीर भाग है, तीर भाग, और ये तीर का क्या है बचवा, पूंछ भाग, पूंछ भाग। ये तीर का सिर भाग है और ये तीर का क्या है, पूंछ भाग है। तो सिर भाग के तरफ प्रतिफल को लिखा जाता है और पूंछ भाग के तरफ उत्पाद को। ये तीर चिन्ह से प्रदर्शित होता है कि हमारा अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा, ये नहीं कि उस दिशा में हो रहा है ऐसे तीर दे देंगे, उल्टा नहीं देंगे, किस दिशा में हो रहा है। अब आता है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार, कोई बताएंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, बिल्कुल सही, 2 प्रकार का। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। 2 चीज होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या होता है। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है, सबसे पहले अभिकारक को उसके संकेतों और सूत्रों के रूप में क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे। उसके बाद जो बना है प्रतिफल उसको क्या करेंगे, उसको एक तरफ लिखेंगे। बीच में किस चीज का निशान देंगे, तीर का निशान हमें क्या दर्शाएगा कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद में रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित। अब हम बारी बारी से समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखो हम बताएं अभी कि रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, 2 गो। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, 2 गो। कौन कौन, एक होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है, उत्पाद। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अब देखो हम दुनिया का कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें जितना भार रहता है, जितना मात्रा रहता है, उसका कभी भी कमी नहीं होता है। जैसे
आप मान लीजिए कि लाए 1 गिलास 1 केजी आप पानी ले लिए, 1 केजी चीनी ले लिए, आप दोनों को फेंट दिए, बताइए उस बिलियन का जो भार होगा क्या 1 केजी रह जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, नॉर्मली बढ़ेगा वो। लेकिन एक बात ध्यान देना, उसका मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आप 1 गिलास घरे पानी ले लेना और इतना सारा चीनी डालना 1 2 मुट्ठी, तो इसे नहीं कि पानी गिर जाएगा उसमें से, धीरे 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 घुल जाएगा उसमें। लगभग पानी का कुछ ही चीज बढ़ेगा। क्या बढ़ जाता है? घनत्व। क्या चीज बढ़ता है उसमें? घनत्व बढ़ता है उसका। घनत्व। पानी जो बहुत ज्यादा पतला था वो धीरे धीरे, वही देखे होंगे जलेबी वाला जो जलेबी बनाते हैं वो क्या करते हैं, चीनी डाल के उसको इतना घनत्व उसमें ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वो चीनी कभी कभी हार्ड बन जाता है। जगह घरे खाजा वजा बनता होगा, चाहे वो कुछ अरे आप ही लोग घरे ये बनाते होंगे कभी, वो 1 जनवरी को मालपुआ वगैरह बनता होगा, ये सब जो भी उसमें देखे होंगे रस में डुबाया जाता है, गुलाब जामुन बनता है वो। ठीक है, मेरे भी घर बनता है, हम नहीं खाते हैं, काहे नहीं खाएंगे, मूर्ख लड़का है क्या रे। हमार मुंह ना है कुछ वाले। तू कब बनाया था 1 जनवरी को? 1 जनवरी को बना के हमारे पास मीट का वो भेजा था, फोटो पूरा खा रहा था। गजब वाले, ऐसा चीज भेज रहे हो, देखो उसी को पूछा जाता है जो खाता नहीं है। खाते तो फिर उतना दिन से खा रहे थे तो नहीं कोई पूछ रहा था। अब थोड़े शाकाहारी हो गए ना, तो अब हमारे रिश्तेदार वगैरह भी कोई कोई आइए मीट उट बनवा रहे हैं, तो हम जान तो नहीं तू काहे कहत रहो। वही बड़ा देर चला के, हम जान दे तू काहे कहत रहो, जान तो खोइयो नहीं है ना। हाँ तो पूछ ले तनी में कबा, पूछे में कबा, उतने बात तो बनवाओ ना, तनी दूसरी चीज कुछ हो। ये लेकिन एक बात दिक्कत है वो मीट मछली वालों के साथ, नहीं खाने वालों के साथ, आप रिलेशन वालों समझ जाओगे ना, सूखले रोटी दे देता है खाने के लिए वो, दूध रोटी दे देगा। उनके खातिर पूरा बन रहा है एकदम चारों तरफ एकदम ठना रहा है। आ, गलती से कहीं लास्ट में पता चला कि हम शाकाहारी हैं, तो अब वो लोग भी आ जाता है अब सस्पिशन में, अब क्या करें हम कि कहाँ से एगो भक्त आ गए हैं। तो ऐसा करते हैं, दूध बा दूध घरे। हाँ तो बा, तो दूध रोटी या तड़की अचार दे दस उन्होंने, हाँ पेट के खा लीजिए उन्हें किनरवा। अच्छा बोल वो। एक गलती होता है वहां से कम एक नियम नया चलना चाहिए कि जितना पैसा का आप खिला रहे हैं, मान लीजिए 1 किलो ला के मीट और 4 आदमी को खिला रहे हैं, 200 रुपये दाम है उसका, तो 50 रुपये कम से कम हमको दे दीजिए। हम अपन कीन के कुछ खाएंगे ना, काय की मिठाइयाँ हम लाए हैं। तो ये खाएगा ये सर, ये सही नहीं है, ये नियम चलना चाहिए थोड़ा सा ही नया वाला। है नहीं तो एक उपाय है, सांझो ही कहवा दो कि इसमें को शाकाहारी भी है, व्यवस्था कर दीजिएगा, नहीं तो खिसी वो करिए नहीं बढ़िया ले, तो कुछ तो बनवाइए बढ़िया से। हम्म, तो बाजत रहो। बंद करना, हाँ चलो आप देखते हैं। अभिकारक होता है और क्या होता है? उत्पाद। हम बताएं अभी तुरंत कि अगर 1 केजी पानी या प्लस 1 केजी चीनी लेके मिलाएंगे तो बताओ इसका अभिक्रिया कितना बनेगा? 2 केजी लगभग हो जाएगा ये, यानी कि भार कम हुआ का। वो चला दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, इसका इन्वर्टर दूसरा है, वो लाइट है, चार्ज नहीं ले रहा है वो, समझ रहे हैं ना? वो लाइट है लेकिन इतना बिगड़ंत है वो कि चार्ज नहीं ले रहा है। नहीं, हटो तो जी, एक झपड़ धरा है करके, जल्दी हटो जल्दी हटो, बंद हो जाएगा।
अब दिक्कत नहीं होगा। बात है ना, यूपीएस मोड में चलता है ये। अभी आप लोग खरीदोगे इन्वर्टर इन्वर्टर तो पता चलेगा। तो जो चलता है ना यूपीएस मोड में चलता है। यूपीएस मोड क्या है? यूपीएस मोड अगर आप किसी कंप्यूटर को चलाओगे ना, ये कंप्यूटर है तो इसको हम यूपीएस मोड में रखते हैं। यूपीएस मोड में क्या होता है कि लाइट कटेगा तो होगा तो ये बंद नहीं होगा। अब जिस मोड में किए हैं वो नॉर्मल मोड है, उसमें फ्लक्चुएट करता है थोड़ा सा, तो उसमें बंद हो सकता है। अब ये तो दिक्कत ये होता है। यूपीएस मोड में क्या है कि उसको अगर 180 से 200 से वोल्टेज ऊपर रहेगा तभी बैटरी को चार्ज करेगा, नहीं तो कट करके रखेगा। अपना बैटरिया में क्या चार्जर क्या करेगा, देता रहेगा। तो वही में बैटरिया क्या हो जाता है, लो हो जाता है। आया था उस दिन फोन किए थे ना, इंजीनियर आया था देखने के लिए, तो बताया कि यही दिक्कत है, आप नॉर्मल मोड में चलाइए तो चार्ज होगा, नहीं तो अब बोल रहा था कि स्टेबलाइजर एक और लगाइए, 7-8 हज़ार का स्टेबलाइजर आएगा, लगाइए इसको, हमेशा 200-250 वोल्टेज देकर रखिए। उनकी आप ऐसा कीजिए, मोटरसाइकिल खड़ा किए, आप चुपचाप जाइए। हमको अब ज्यादा बहुत दिमाग खराब करिए, दिक्कत हो जाएगा। हम बताए हैं कि ये हो गया, देखो ये अभिक्रिया वाला चीज हो गया, ये बना है जो क्या कहलाएगा, ये मिश्रण। अगर ये 1 kg पानी में 1 kg चीनी मिलाएंगे तो ये मिश्रण कितना केजी का बनना चाहिए? अगर 2 kg का नहीं बन रहा है, ये मान लो कि तौले या निकला 1.5 kg का, तो एक ना मतलब सच में क्या हुआ है, वो घोटाला। घोटाला ना हुआ है, तो घोटाला हुआ है यानी कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो ये अब देखो, ये बात बताओ, संतुलित है कि असंतुलित है? ऐसा आप केंद्र सरकार से पहले पैसा आता था छात्रवृत्ति के लिए, 1500 छात्रों के पास, बेचारे के पास पहुंचते पहुंचते 277 रुपया आता था। बीच में क्या होता था, वो संतुलित समीकरण था, वहां से चला है 1500, पहुंचते पहुंचते 277 रुपया पहुंचा, में 7 रुपया खुला नहीं है, जाओ बाद में ले लेना कह के 270 रुपया दे के भेज देता था। लड़कवा बस इस बात से खुश है कि 270 रुपया मिला, ओकरा पते नहीं कि 1500 चलल था। और से मोदी जी आए तो वो तो नया कानून ला दिए कि नहीं, अब डायरेक्ट अकाउंट में वहीं से 1500 के 1500 अकाउंट में डालो, कोई बीच वालिया को हटा दिए सबको उसमें से। सही हो गया, ये टोटल अकाउंट में पैसा आ जाता है, ये अच्छा कानून है ये सब। तो ये बीच में घोटाला यानी कि संतुलित नहीं रहता है। तो देखो, अगर जितना अभिकारक लेके बनाएंगे और उतने उत्पाद नहीं बनेगा तो उसको कहलाएगा, वो कहलाएगा असंतुलित। क्या कहलाएगा वो? असंतुलित। असंतुलित जैसे यहां पे देखो H2 प्लस O2 गिवन में देता है H2, गिवन में देता है H2। अब हाइड्रोजन को गो है बचवा, हेने हाइड्रोजन को गो है। ई का कहता है कि जितना परमाणु लेके बनाया गया है उतने परमाणु एनियो होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो वो असंतुलित है, अब बराबर है तो क्या है वो? तो अब बताओ, ये H2 है और ये H2 है, ये तो बराबर है, एकरा में कोनो झोल झाल नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन के पास गए तो हेने 2 गो हेने एगो, एगो के खा गया अखिलेश यादव। एगो के खा गया, एगो तो घपला हुआ है ना। तो अब इसको ये कौन सा पूरा समीकरण कहलाएगा बताओ, संतुलित कि असंतुलित? अब करना है इसको हमें संतुलित, जिसमें अब देखो संतुलित से असंतुलित का डिफिनीशन बता देते हैं। जिस समीकरण में अभिकारक के परमाणु, अभिकारक के तरफ परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के तरफ परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर रहता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और जिसमें बराबर नहीं रहता है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता। समझ में आ जाएगा? असंतुलित किसको कहा जाएगा? जिसमें बराबर नहीं रहेगा उसमें। और किसी भी समीकरण को संतुलित करना ही पड़ता। अब देखो इसको संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे अब तुरंत बताएंगे हम कुछ दिन में। संतुलित करने का नियम, ये हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, सही है। ऑक्सीजन 2 गो है होने तो हेजा 2 कर ले देंगे, तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया, तो ये हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 नीचे कितना हो गया अभी, तो हेजा क्या लिख देंगे 2 हो गया बराबर। अब देख लो हाइड्रोजन 4 गो हो गया है, नहीं हो हाइड्रोजन नहीं 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन, तो ये हो गया संतुलित।
अब अगला सवाल कोई पूछा कि ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, H2। मान लीजिए कि एक आदमी था, 100 रुपया दिया कि ले जाओ, इस आदमी को दे देना, ये आदमी को मिला कितना। अब ये कुछ दिन में ये आदमी जो है, जो 100 रुपया भेजा था, इसके पास फोन किया। उस दिन नेटवर्क जाम किया गया था, कुछ दिक्कत आ रहा था। जब नेटवर्क मोबाइल में आया जैसे ही, तब फोन किया, बोला कि 100 रुपया भेजवाए थे, तो बोला कि 80 रुपया आया है। आप पता लगाओगे ना, तो 20 रुपया कहाँ गया, काहे नहीं दिया, क्या दिक्कत आ गया। अब सुनो, यहां पे है, कोई बोला कि देखो भैया, एकरा के संतुलित करना जरूरी है, एकरा के संतुलित करना। तो फट देनी पूछ दिया क्यों। प्रश्न यही है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण ऐसे भी तो अच्छे लग रहा है देखने में, और 2 4 5 बैठा के गणित बना देता है ओकरा के सब कोई। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो उत्तर इसका यही है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार पढ़े होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9th क्लास में, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये सब बताए होंगे आप। द्रव्यमान संरक्षण के कौन वैज्ञानिक बताए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कोई बता सकते हैं। लैंडोल्ट। अरे एच आकार का नली लिए थे वो, एच आकार का नली लेकर कैसे, कुछ एकरा में अभिक्रिया कराए थे, एकरा में अभिक्रिया कराए थे, तो दोनों बराबर हो गया था। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी दुनिया में जो पदार्थ भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, तो भाग लेने वाले पदार्थों की संख्या और बनने वाले पदार्थों में परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होता है। इसी नियम के संरक्षण हेतु हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता। ऐसे भी जान लो कि अब कोई भी दुनिया का ऊर्जा नष्ट नहीं होता है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं। जैसे अब देखे होंगे कि हम लोग का बिजली हम लोग के पास आता है, ये बिजली कहां से आता है, कहीं से तो बनता होगा। ये बिजली बनता है पानी से। पानी से क्या 5 लोटा लेके, 1 लोटा गिलास लेके कोई बिजली बना देगा, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। 1 लोटा पानी से बिजली नहीं बन पाता है। बिजली बनाने के लिए क्या किया जाता है कि उसको पानी को बांध पर ले जाकर के, डैम पर बांध बना करके, जिससे हम लोग डैम घूमने वाले थे, वही डैम पर भविष्य में हर साल की बात ही आप लोग को भी ले जाएंगे घूमने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, हर साल के बाद इस साल भी जाएगा, टेंशन मत लो। 2023 में भी गया था, 24 में भी जाएगा। आप लोग को नहीं ले गए थे, दूसरे लोगों को, 10th वालों को ले गए थे, 10th वालों को ही ले जाते हैं केवल, ठीक है। अब चुप रहो, जाने दो, कोई हल्ला ना करेगा, जो हल्ला करेगा तो निकला ले जाएंगे, कोई पूछताछ ना करेगा बीच में। अब सुनो, अब ये डैम पर क्या होता है कि पानी भरा रहता है, अब ले जाएंगे, बहुत पानी दिखाएंगे वहां पे, टेंशन मत लो। वहां से जब पानी गिरता है तो नीचे लगा रहता है टरबाइन, ठीक, इस पर गिराया जाता है पानी, तो ये नाचने लगता है। देखे होंगे शादी ब्याह में जनरेटर आता है, तो जनरेटर में क्या होता है, इतना बड़ा खाली मशीन रहता है, उसमें अगवा, अब बाकी उसको चलाने के लिए एक इंजन रहता है। वो पूरा जनरेटर नहीं है, जनरेटर बस अगवा जो रहता है ना, यही है। अब इंजनवा से कोई, इसमें से लोहा निकल रहता है, ये लोहवा की नचाता है तो वो नाचता है, इंजनवा नाचता है, लोहवा को नचाता है, और वो नाच के बिजली उत्पन्न करता है, वो नाच के बिजली उत्पन्न करता है। तो यहां से क्या होता है कि पानी गिरता है, पानी गिरता है तो ये नचाया जाता है। अभी फ्री में नहीं मिला है पानी हमको, इसीलिए बिजली वगैरह बनाया जाता है। यहाँ पे जाकर के टरबाइन को नचाना मुख्य रहता है कि मुख्य टरबाइन नाचेगा तो बिजली उत्पन्न करेगा, वही बिजली चारों तरफ क्या होता है, पहुंचता है। ये वहां से आ रहा है जहां से ये बन रहा है, डायरेक्ट वहां से अब ये स्थापित किया जाता है इस तरह से। तो देखो, अब ये पानी जो चल रहा था, ये कहीं पहाड़ से निकला है, पहाड़ से निकला है, तो इसमें आया था गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा आया था, गतिज ऊर्जा। यही जाके जमा हो गया, तो इस जमा पानी में हो स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा है, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर हम इस कलम को इसे पकड़ कर रखेंगे तो कौन सा ऊर्जा इसमें है, कि पंखा जो बल्ब लटका हुआ है, सब इसमें कौन सा ऊर्जा भरा हुआ है, स्थितिज। तो उनको मिस्टेक हुआ, क्या होगा वो, अब जाके पहाड़ पे बैठ जाओगे सबसे कोर पे, तो अब कौन सा ऊर्जा भर जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा ये गिरता है तो फिर से किस ऊर्जा में चेंज हो जाता है, गतिज ऊर्जा से नाचने लगता है। तो कौन सा ऊर्जा में ये ऊर्जा चेंज हो जाता है, अब
इधर में लगा है जनित्र, ओकरा के कौन सा ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा में? हम लोगों के घरे आता है। अगर हम लाइट जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में चेंज हो जा रहा है? प्रकाश ऊर्जा में। पंखा चलाएंगे तो किस ऊर्जा में चेंज हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा में। अब बोलोगे कि जैसे तो खत्म ही हो गया, नहीं खत्म कैसे हुआ? इस लाइट से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो लाइट ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, हम लोगों का ये दिमाग बढ़ा रहा है। ये दिमाग बढ़ाए ना तो बोलो कि जैसे तो खत्म ही ना हो गया। अब नहीं, वो खत्म कैसे हुआ? ये दिमाग बढ़ा करके आप कुछ और कर लोगे, ऐसे ही फिर जाके टरबाइन बना दोगे। इसी लाइट में पढ़ के इसी का दिमाग लेकर के एक टरबाइन बना दिए, फिर जाके पानी में फिट कर दिए, फिर ऊर्जा बनने लगा उजाले। एक तरह से क्या होता रहता है? ऊर्जा का कभी ना विनाश होता है, न ही खत्म किया जाता। वैसे द्रव्यमान को भी न तो विनाश होता है, न ही खत्म किया जाता है। इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हेतु रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। समझ में आ जाएगा क्या क्या बताए? रासायनिक समीकरण किसको कहा जाता है? कि जिसके द्वारा हमें संकेतों और सूत्रों के रूप में रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शा देंगे, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। दो प्रकार का होता है रासायनिक समीकरण के, दो भाग होते हैं, बताओ कौन कौन? अभिकारक और अभिकारक किसको कहा जाता है? जो भाग लेता है उसको अभिकारक, और जो बन जाता है उसे उत्पाद। इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण के प्रकार। दो प्रकार का होता है, एक संतुलित और दूसरा जिसके तरफ जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर रहता है उसे संतुलित कहा जाता है, और जिसमें बराबर नहीं रहता है उसे क्या कहा जाता है? संतुलित करना जरूरी क्यों है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितने अभिकारक की तरफ जितने परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु होने चाहिए किसके तरफ? उत्पाद की तरफ। इसी नियम को संरक्षित करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत पड़ती। तो चलिए लिखिए इसको।